खाने पीने के शौकीन अथर्व ने न जाने कितनी लड़कियां देखी, लेकिन कहीं उसे पसंद नहीं आती थी वहां की जलेबी, समोसा या फिर ढोकला। लेकिन फिर एक दिन, अरे वाह क्या बात है, मैं तो क्या ही बोलूं, अरे मजा आ गया। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरी लड़की के लिए ये कैसे शब्द निकाल रहे हैं, हमें नहीं करनी शादी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, संस्कार है। अरे बेटा क्या बोल रहा है, सच्ची अच्छी लगी क्या तुझे? हाँ माँ, मन तो कर रहा है मैं पूरी खा जाऊं। उठिए, मैं कह रही हूँ उठिए, निकलिए यहाँ से, कैसे कैसे मवाली आ जाते हैं। अरे बहन जी कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ हमारे लिए तो सामने लेकर आए ना आप, एक तो हम तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कौन करता है तारीफ? बेटा तुझे पसंद है? हाँ माँ तभी तो कह रहा हूँ, पैक करो और निकलो। अब तो लड़की का भाई आग बबूला हो गया। वो डंडा लेकर अथर्व को मारने वाला था कि अरे रुको रुको बेटा, मैं बात करता हूँ अथर्व से। माँ ये नहीं दे रहे तो रहने दो, बस पूछ लो कहाँ से लाई है इतनी अच्छी जलेबी, मजा ही आ गया। बेटा तुम जलेबी की बात कर रहे थे? हाँ तो पैक नहीं कर सकते तो बता ही दीजिए कहाँ से लेकर आए, हम खुद ही ले लेंगे। क्यों माँ? और ये समोसे भी। अरे बेटा वो तो मजाक कर रहे थे, ले जाओ सारी ले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ तुमको हर रोज पैक करके भिजवा दिया करेंगे। वैसे बेटा हमारी लड़की कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी है। वैसे क्या कह रहे थे आप, रोज पैक करा कर दे देंगे? वाह माँ, रिश्ता पक्का समझो मेरी तरफ से तो। शादी का दिन आ गया। बारात निकलने से पहले ही अथर्व शेरवानी पहनकर सीधा किचन में। अरे अरे कहाँ जा रहा है तू? दूल्हा है आज, दूल्हा है बेटा। हाँ तो माँ दूल्हा हूं तो क्या भूखा रहूं? और सुनो जरा वो आलू के पराठे जो बनाए ना, थोड़े और घी डलवा दो यार। बेटा आज तेरी शादी है, थोड़ा तो शर्म कर। पिताजी शर्म और खाना दोनों साथ चलते हैं, कोई रोक नहीं है। बारात पहुंची, लड़की वाले स्वागत में लगे थे। अथर्व सीधा कैटरिंग काउंटर। अरे रुक रे यार, पहले सीट पर बैठ। मामा एक सेकंड बस देख के आता हूँ क्या क्या बना है। अरे वाह, पनीर टिक्का चाट और ये राजमा चावल भी है। वाह भाई वाह, ससुर जी ने दिल खोल के बनवाया। घूम घूम कर हर स्टॉल चेक किया, चखा, फिर से चखा। वेटर भी हैरान। भाई साहब आप दूल्हे हो ना? हाँ तो दूल्हे को खाना नहीं मिलता क्या? ला भाई एक और टिक्का दे। फेरों का वक्त आया, पंडित जी तैयार, दुल्हन आई, दूल्हा गायब। हे भगवान, कहाँ गया ये लड़का? आंटी मैं ढूंढता हूँ। रोहन गया और 2 मिनट में वापस आया, हंसते हंसते। आंटी आइसक्रीम वाले के पास खड़ा है, तीसरी कुल्फी खा रहा है। अरे मर जाऊं मैं। अथर्व को घसीट कर लाए। शेरवानी की जेब से 2 समोसे निकले और जमीन पर गिरे। बेटा ये क्या है? वो इमरजेंसी के लिए रखे थे पंडित जी, बाद में खा लेता। लड़की रत्ना मुंह दबाए हंस रही थी। फेरे हुए, सब ठीक रहा, बस हर फेरे में अथर्व रत्ना से फुसफुसाता रहा। सुनो राजमा बना लेती हो ना? अभी फेरे हो रहे हैं। हाँ तो होने दो ना, बस बताओ। कढ़ी चावल? अरे चुप करो। अच्छा छोड़, बस खिचड़ी तो बना लेती होगी ना? अथर्व अरे यार एक बात तो बता, घर में क्या क्या बनता था तेरे? पंडित जी इनका कुछ करो ना। बेटा ध्यान लगाओ। हाँ हाँ लगाया पंडित जी। आपने खाना खाया? बहुत बढ़िया बनाया आज। रत्ना के घर पहुंचते ही सास ने दरवाजा खोला। अथर्व ने अंदर घुसते ही नाक ऊपर की। वो क्या बन रहा है? माँ कसम ये खुशबू तो। अथर्व पहले पैर छुओ। हाँ हाँ छूता हूँ माता जी, पैर छूता हूँ, लेकिन पहले ये तो बता दो क्या बन रहा है किचन में? वो दाल मखनी है क्या? अरे बेटा आओ आओ, हाँ दाल मखनी ही बनाई है और पनीर भी, और तुम्हारे लिए खास गाजर का हलवा भी। देख यही फर्क होता है, ये कहती है आओ बेटा तेरे मायके में स्वागत है मेरा। हाँ चलो हटो। खाने की टेबल पर माहौल जम गया। ससुर जी परोस रहे थे, सास थाली भर भर के लाए जा रही थी। लो बेटा लो और लो, दबा दो तुम हमारे, खाओ खाओ। अरे पापा जी आप बस परोसते जाओ, रुकना मत। बिल्कुल मत रुकना। अरे वाह, दामाद जी को खाते देख के दिल खुश हो गया। रत्ना देख तेरा पति कितना अच्छा है। हाँ माँ, बस यही एक खूबी है इनमें। सुना तुमने? तुम्हारी माँ समझती है मुझे।
3 बार दाल मखनी, 2 बार पनीर, हलवा 2 कटोरी। रत्ना बस देखती रही। अथर्व थोड़ा तो रुको। रत्ना, ससुराल में रुकते नहीं है, खाना रोक दे तो बेइज्जती होती है। बिल्कुल सही कहा बेटा, और लो। अरे पापा जी, आप ना मेरे आदमी हो यार, सच में। जाने का वक्त आया। सास ने डिब्बे बांधे, मिठाई, नमकीन और क्या क्या। माता जी इतना सफारी। तभी ससुर जी एक रंगीन चमकीला लिफाफा लेकर आया। लो बेटा, ये रखो। अरे पापा जी, इसकी क्या जरूरत है सच में यार। अरे नहीं नहीं, दामाद को खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये महंगे महंगे रंगीन चमकीले लिफाफे, इनकी क्या फॉर्मेलिटी। आप तो बस सीधे हाथ में कैश पकड़ा दिया करो, सीधा खाओ। ससुर जी 2 सेकंड चुप, फिर जोर से हंसे। वाह बेटा वाह वाह, बिल्कुल सीधी बात। रत्ना, तेरा पति बिल्कुल सीधा है। माँ, ये सीधा नहीं है, इसको बस लिफाफे से ज्यादा अंदर की चिंता है। देखो देखो, बिल्कुल सही पकड़ा इसने। अच्छा पापा जी, अगली बार दाल मखनी फिर बनवाना, और हाँ वो हलवा, माता जी वो हलवे की रेसिपी रत्ना को दे देना। हे भगवान! क्या ससुराल से कुछ लेकर जाना चाहिए ना, तो मैं रेसिपी ले जा रहा हूँ कैश अलग से। कोई 10-12 दिन बाद अथर्व घर में बेचैन बेचैन घूम रहा था। रत्ना ने देखा तो पूछा, क्या हुआ, चैन नहीं है क्या? अरे रत्ना, तू कब से मायके नहीं गई, सोचो जरा। माँ होगी तेरी, पिताजी होंगे, भाई होगा, वो तरस रहे होंगे तेरे लिए। अरे वाह, आज बड़ा दर्द उठा आपको मेरे मायके का। अरे नहीं यार, सच में बेटी घर आए तो माँ बाप को कितना अच्छा लगता है। मैं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूँ, चलो छोड़ के आता हूँ तुम्हें। रत्ना खुश हो गई, तैयार होने लगी। सच में अथर्व, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ, और वो दाल मखनी भी बहुत अच्छी है। ससुराल पहुंचे, सास ने दरवाजा खोला। अथर्व ने फिर वही किया, नाक ऊपर। माता जी, वो आज क्या बना है? वो महक तो। अरे बेटा, आज छोले बने हैं और भटूरे और ऊपर से खीर। तुम्हारी माँ देवी है यार, सच में देवी है। हाँ पता है मुझे। खाने पर फिर वही हुआ, ससुर परोसते रहे, अथर्व खाता रहा। 3 भटूरे, छोले 2 बार, खीर पूरी कटोरी। और लो बेटा, पापा जी रोकना मत, बस हाथ चलाते रहो, मैं संभाल लूंगा। पापा जी ने मत बढ़ावा दो। अरे रहने दे, दामाद खुश तो घर खुश। सुना, पापा जी को समझ आया जिंदगी की। जाने लगे तो ससुर जी फिर लिफाफा लेकर आए, इस बार सादा लिफाफा। लो बेटा, सादा लाया इस बार, तुम्हारी बात याद थी। अरे पापा जी, आप भी ना, इसकी क्या जरूरत थी, चुपचाप रख लो अभी। अथर्व ने लिफाफा जेब में डाला, रत्ना को गाड़ी में बिठाया और निकले। गली के मोड़ पर वो हलवाई था, राधे हलवाई। अथर्व ने गाड़ी रोकी। अरे यहाँ क्यों रुके? अरे बस 1 मिनट। अथर्व उतरा, राधे के पास गया, लिफाफे से पैसे निकाले और राधे के हाथ में रख दिए। राधे भाई, ये रखो अपने पास, जब भी मैं आऊं समोसे जलेबी बांध देना, पैसे मत मांगना, जमा करते रहना इसमें से। दामाद जी, ये तो शगुन के पैसे लगते हैं। हाँ तो शगुन का मतलब खुशी, और मेरी खुशी आपके समोसे में है, रखो भाई रखो। अगले दिन राधे हलवाई सब्जी लेने निकला, रास्ते में ससुर जी मिल गए। सेठ जी, अरे आपके दामाद जी तो कमाल के। क्यों भाई, क्या हुआ? कल गए ना तो जाते जाते शगुन के पैसे मेरे पास जमा कर गए, बोले जब भी आऊं समोसे जलेबी देते रहना। ससुर 2 सेकंड चुप रहे, फिर हंसे। मतलब मेरी बेटी को लाया था या समोसे खाने आया था? सेठ जी दोनों काम एक साथ। ससुर घर आए, सास चाय बना रही थी। सुन, तेरा दामाद तो बड़ा होशियार है। क्यों, क्या हुआ? वो रत्ना को मायके नहीं लाता, अपने लिए आता है। शगुन के पैसे राधे हलवाई के पास जमा कर गया, समोसे जलेबी के लिए। हाय राम, ये तो हमसे भी एक कदम आगे निकला। एक काम करो, अगली बार जब आए दाल मखनी मत बनाना। क्यों? देखते हैं बिना दाल मखनी के आता है कि नहीं। धीरे धीरे ससुराल का मेन्यू बदलने लगा। पहले दाल मखनी, फिर सादी दाल, पहले पनीर, फिर आलू, पहले खीर, फिर बस चाय। अथर्व ने एक दिन रत्ना से धीरे से कहा, रत्ना, तेरे मायके का किचन कमजोर पड़ रहा है। मतलब पहले जो जोश था ना, वो अब नहीं है।
पहले दाल मखनी अब दाल, पहले भटूरे अब रोटी। यार ये तो ढलान है। भगवान तुम भी ना। और फिर एक दिन अथर्व ने जाना ही बंद कर दिया। अथर्व चलो ना, कितने दिन हो गए। नहीं रत्ना, मूड नहीं है। अरे माँ याद कर रही है मुझे। हाँ तो फोन कर लो, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल कर लो। अथर्वा। रत्ना यार सच में मन नहीं है, और वैसे भी अब वहां कुछ खास बनता नहीं है तो। हाय, तो तुम मेरे लिए नहीं खाने के लिए जाते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस छोड़ो ना यार। उधर ससुराल में माहौल उदास था। कितने दिन हो गए रत्ना आई नहीं? आएगी कैसे, दामाद रोड क्या है, खाना सादा हुआ तो आना बंद। तो क्या करें, हर बार दाल मखनी पनीर बनाए? तो बनाओ भाई, बेटे का मुंह देखना है कि नहीं। तभी पड़ोस वाले शर्मा जी आए, चाय पीते पीते बोले, भाई साहब एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अरे कहो। दामाद भगवान का रूप होता है, शास्त्रों में लिखा है, और भगवान को भोग लगाते हैं। तो क्या हो गया जो थोड़ा खा पी लेता है, कम से कम बेटी का चेहरा तो देख लेते हैं आप लोग। ससुर चुप। और सच कहूं तो जो दामाद खाता पीता है वो घर आता है, जो नहीं खाता है वो आता भी नहीं है। आपका दामाद तो फिर भी रिश्ता निभा रहा है। हाय, सच्ची तो है ये। शर्मा जी बात तो सही कही आपने, हमने ही गलती की। अगले दिन ससुर जी का फोन आया। बेटा कब आओगे, बहुत दिन हो गए। ससुर जी आइए आइए, आप आइए ना, हम तो है ही घर पर। नहीं बेटा तुम आओ, तुम्हारे बिना घर सुना लगता है। अथर्व ने रत्ना की तरफ देखा। रत्ना ने आंखें तरेरी। पापा जी वैसे आज क्या बन रहा है घर में। दाल मखनी, पनीर और गाजर का हलवा। अच्छा तो हम निकल रहे आधे घंटे में। हे भगवान। पहुंचे तो सास ने दरवाजा खोला, थाली भरी, सब कुछ वैसा ही जैसा पहले होता था। माता जी ये दाल मखनी कसम से स्वर्ग है, स्वर्ग। खाओ बेटा, खूब खाओ। और लो बेटा। पापा जी आज तो दिल भर के खाऊंगा। ये रोज दिल भर के ही खाता है। खाना हुआ, बातें हुई, हंसी हुई, घर में रौनक आई। जाने लगे तो पापा जी लिफाफा लेकर आए। लो बेटा। अथर्व ने हाथ आगे नहीं किया। अरे ले लो। नहीं पापा जी सच में नहीं। अरे बेटा ये तो शगुन है। पापा जी आज नहीं, सच में मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। खाने के चक्कर में रिश्ते को इस्तेमाल किया। रत्ना रोती रही मायके आने को, और मैं बोलता रहा मूड नहीं है। बेकार बात थी, रिश्ते खाने से बड़े होते हैं। सब चुप। रत्ना की आंखें भर आई। अरे बेटा तुम आते हो तो घर में जान आती है। हाँ बेटा, और हमने भी तो गलती की। मैंने यूं सादा क्यों किया, माफ कर दो। अरे नहीं पापा जी आप माफी मत मांगो, बस एक काम करो। क्या? वो राधे हलवाई के पास मेरे पुराने पैसे पड़े ना, वो वापस दिला दो, गलत जगह लगाए थे। ससुर जी हंसे। और हाँ वो 10 समोसे और 4 जलेबी अभी पैक करा देना रास्ते के लिए। अथर्व, अरे यार रिश्ते की बात अलग है, समोसे की बात अलग है, दोनों को मिलाओ मत ना। ससुर जी जोर से हंसे। सुनो दामाद सुधर गया लेकिन पूरा नहीं सुधरा। पापा जी पूरा सुधरा तो क्या मजा, थोड़ा ऐसे ही रहने दो ना। और गाड़ी चली। रत्ना खुश, अथर्व की गोद में समोसों का डिब्बा। सच में सुधर गए हो? हाँ सच में, रिश्तों की कीमत समझ में आ गई। अच्छा लगा सुनकर। और ये समोसे भी बहुत अच्छे हैं। भगवान इसे सुधार दो पूरा। भगवान ने सुधारा, बस वो समोसे वाला हिस्सा छोड़ दिया है, वो तुम्हारे बस का नहीं है रत्ना। रीना के घर एक बड़े से संयुक्त परिवार से आए रिश्ते की चर्चा हो रही थी। रीना सुन तो, आज जिस घर से फोन आया है वहां से रिश्ता पक्का समझ, खानदान बहुत बड़ा और इज्जतदार है। मम्मी मैं वहां नहीं निभा पाऊंगी। सुना है बहुत बड़ा ससुराल है, जेठानी, उनके 3 बच्चे, 2 कुंवारी नंदे, देवर और न जाने कितने लोग हैं। मैं इतने लोगों के बीच कैसे रहूंगी? बेटा भरा पूरा परिवार तो किस्मत वालों को मिलता है, तू अकेली थोड़ी है, वहां सब साथ होंगे। वही तो दिक्कत है मम्मी, जहाँ इतने लोग होंगे वहां मेरी अपनी कोई जगह बचेगी? चाची सास, ताई सास और दादी सास भी वही रहती है। मैं तो घुट जाऊंगी इतने बड़े परिवार में।
तू बस आज देख रही है, ससुराल हमेशा थोड़ी इतना बड़ा रहेगा बेटा। नंदे कल को अपने घर चली जाएंगी। बुजुर्ग का आशीर्वाद है, जब तक वक्त के साथ जिम्मेदारियां अपने आप कम हो जाती हैं। मम्मी, मुझे बस डर लग रहा है कि मैं अपनी मर्जी से चैन की सांस भी नहीं ले पाऊंगी। हम अलग नहीं रह सकते क्या? अभी से अलग होने की बातें मत कर। नया घर है, नई जगह है, थोड़ा तो समझौता करना ही पड़ेगा। देख लेना, तू सबको अच्छे से संभाल लेगी। आप कह रही तो मैं मान लेती हूँ, पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। शादी की पैकिंग के दौरान रीना अपनी पुरानी अलमारी से अपना सामान निकाल रही थी। मम्मी, ये देखो मेरी कॉलेज की डायरी। इसमें मैंने अपने बुटीक के बारे में सारे प्लान और स्केच बना रखे हैं। मैं इसे साथ ले जा रही हूँ। क्या करेगी इसे ले जाकर? वहाँ इतना सुंदर घर है, तुझे दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अब ये सब सपने छोड़ और घर संभालने पर ध्यान दे। पर मम्मी, मैंने सोचा था शादी के बाद मैं अपना काम शुरू करूंगी। ये डायरी मेरा सपना है। देख बेटा, वहाँ बहुत मेहमान आएंगे। अगर तूने इसे बाहर निकाला तो लोग बातें करेंगे कि बहू का मन घर के काम में नहीं है। चुपचाप इसे सूटकेस में नीचे दबा दे। मतलब अब मेरी पसंद नापसंद की कोई कीमत नहीं होगी? जब घर के लोग खुश रहेंगे तभी तो तू खुश रह पाएगी। नई शुरुआत करनी है तो पुरानी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती है। काश मैं अपनी पहचान बचा पाती, पर लग रहा है अब सब खत्म हो जाएगा। शादी के बाद रीना अपने ससुराल पहुंची, जहां चारों तरफ मेहमानों और घर वालों का शोर था। आओ बहू, भगवान तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। मंजू, बहू को अंदर ले जाओ और इसे सब समझा दो। जी माँ जी। रीना, डरो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। हम मिलकर सब कर लेंगे। पर हाँ, कल सुबह जल्दी उठ जाना है क्योंकि घर में पूजा है। जी दीदी, कितने बजे उठना है? सुबह 5 बजे। इतने बड़े खानदान में अगर बहू देर तक सोती रहे तो अच्छा नहीं लगता। रसोई में बहुत काम होगा क्योंकि ताई जी और चाची जी का परिवार भी यहीं रुका हुआ है। क्या मेहमान अभी और रुकेंगे? अरे अभी तो शुरुआत है। हमारे यहाँ तो हफ्तों तक रौनक लगी रहती है। कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है। खाली घर तो हमने कभी देखा ही नहीं। जी, मैं कोशिश करूंगी कि सबको खुश रख सकूं। कोशिश नहीं रीना, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। चलो अब आराम कर लो, कल से तो बस भाग दौड़ी ही है। जी दीदी, शिवरात्रि। शादी के कुछ साल बीत चुके थे और रीना अब इस बड़े घर के कामकाज में पूरी तरह ढल चुकी थी। रीना, अरे ओ रीना, जल्दी हाथ चला छोटी। देख, रोहन और आर्यन की बस आने वाली है और इन दोनों के नखरे तो तू जानती ही है। बस 2 मिनट दीदी, रोहन का टिफिन पैक हो गया है, बस आर्यन के पराठे पर घी लगा रही हूँ। चाची, मेरा अचार मत भूलना। और सिमरन को देखो, वो मेरा होमवर्क फाड़ रही है। सिमरन बेटा, उधर जाओ, भाई को तंग मत करो। लो आर्यन, तुम्हारा पराठा। तभी अचानक, हे भगवान, मेरा हाथ चल गया। मम्मी, पहले आर्यन को समझाओ, उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। झूठ बोल रहा है मम्मी, पहले इसने मुझे धक्का दिया था। बस करो तुम दोनों, 1 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या? तभी पीछे से सास की आवाज आती है। अरे रीना, रोटियां जल जाएंगी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और चाय भी ऊपर तक चढ़ रही है, देखो। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। रीना, मेरे बच्चों के लिए बिना मिर्च वाली सब्जी अलग निकाल दी ना? जी दीदी, निकाल दी। भाभी, मेरे लिए 2 रोटियां और सेक देना, मुझे गरम गरम चाहिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। जलन इतनी तेज थी कि रीना की आंखों से तुरंत पानी निकल आया। वो अपना हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई, लेकिन तभी रसोई के दरवाजे पर सासू माँ सुमित्रा खड़ी हो गई। रीना, दाल में नमक चखा या नहीं? और देख, जेठ जी के लिए पानी भिजवा दे, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी माँ जी, बस अभी भिजवाती हूँ। सुमित्रा चली गई। रीना ने अपने जले हुए हाथ को पल्लू से ढका और फिर से चिमटा उठा लिया। किसी ने ये तक नहीं देखा कि उसका हाथ लाल पड़ चुका था। काम का पहिया रुकता ही नहीं था। दोपहर हुई, घर के मर्द ऑफिस जा चुके थे और बच्चे स्कूल से लौट आए थे। तभी सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई। रीना, जल्दी से माँ का बैग तैयार करो, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अविनाश, पर आज तो आपने कहा था कि हम दोनों बच्चों को लेकर बाहर फिल्म देखने जाएंगे। मैंने गोलू और पिंकी को सुबह से तैयार रहने को कहा है। तुम देख रही हो ना घर में हालत, माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अगले हफ्ते पक्का चलेंगे। ठीक है, मैं माँ जी की दवाई रख देती हूँ। कितने दिनों बाद अपने लिए तैयार हुई थी मैं, और देखो फिर वही। रीना, नाराज मत होना, मम्मी की तबीयत सच में खराब थी, इसलिए जाना कैंसिल करना पड़ा। मैं नाराज नहीं हूँ, बस आदत सी हो गई है अब। पक्का अगली बार चलेंगे? इस बार मैं खुद पहले से प्लान बनाऊंगा। हाँ, अगली बार। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। इस घर में मेरे हिस्से का अगली बार शायद कभी आता ही नहीं। वो भारी साड़ी उतारकर सादे कपड़े पहन लेती है। उसकी आंखों की चमक अब थकान में बदल चुकी थी। शाम को घर थोड़ा शांत हुआ तो रीना सफाई करते करते पुरानी अलमारी के पास बैठ गई।
चलो आज ये पुराना सामान भी देख लेती हूँ, पता नहीं कब से बंद पड़ा है। अरे ये डायरी कहाँ कैसे रह गई? अरे ये डायरी यहाँ कैसे रह गई? उसने धीरे से डायरी खोली। पुराने पन्नों से हल्की सी खुशबू उठी और उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। रीना फैशन स्टूडियो, पागल लड़की, कितने बड़े बड़े सपने देखती थी तू। वो एक पन्ने पर बने सूट के डिजाइन को उंगलियों से छूने लगी। ये वाला डिजाइन तो मैंने कॉलेज के फेयर के लिए बनाया था, सब कितनी तारीफ कर रहे थे। तभी उसे डायरी में अपनी ही लिखावट दिखी। 30 साल के होने से पहले अपना बुटीक खोलूंगी। रीना कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। 30 तो कब की निकल गई, मैं 40 भी आ गई और मैं बस रसोई जिम्मेदारियों में ही रह गई। तभी बाहर से आवाज आई, रीना जरा चाय बना दे बहू, मेहमान आए हैं। मम्मी मेरा प्रोजेक्ट स्कूल का भी देख लेना। रीना मेरी सफेद शर्ट प्रेस हुई क्या? रीना ने एक लंबी सांस ली, डायरी को धीरे से बंद किया और वापस अलमारी में रख दिया। सपने भी अजीब होते हैं, इंतजार करते करते खुद ही पुराने हो जाते हैं। काश उस वक्त किसी ने साथ दिया होता। रीना अरे कहाँ रह गई, मेहमान आ गए हैं और बच्चे रो रहे हैं, जल्दी से चाय का पानी चढ़ा दो। रीना ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी डायरी पर जमी धूल झाड़ी और फिर से उसने पुराने कपड़ों के ढेर में नीचे उसे दबा दिया। आ रही हूँ दीदी, बस अभी आई। वक्त पंख लगाकर उड़ गया था और अब घर के हालात थोड़े बदल चुके थे। रीना की दिनचर्या वैसी ही थी। रीना जरा देखो तो अलमारी में ससुर जी के सफेद कुर्ते नहीं मिल रहे हैं और आज तो ताई जी के लड़के की शादी का शगुन देने जाना है, तैयारी हुई या नहीं? दीदी कुर्ते मैंने प्रेस करके अलमारी के दूसरे खाने में रखे हैं और शगुन का लिफाफा मैंने तैयार कर दिया है, बस आप एक बार पैसे चेक कर लेना। तू है तो मुझे फिक्र नहीं रहती। वैसे सुन, अब तो रोहन और आर्यन बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाने लगे हैं, पर ये सिमरन तो अभी भी तेरे पीछे ही घूमती रहती है। बच्चे हैं दीदी, लगाव हो ही जाता है। अब तो मेरे गोलू और पिंकी भी हाई स्कूल में आ गए हैं, वक्त का पता ही नहीं चला कि कब हम बड़े से बूढ़े होने लगे हैं। एक दिन रीना आईने में खुद को ध्यान से देखते हुए, ये इतने सफेद बाल कब हो गए? उसने जल्दी से दराज खोली और हेयर कलर निकाल कर कानों के पास लगे सफेद बालों पर लगाने लगी। नहीं, अभी तो मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर आंखों के नीचे पड़ी झुर्रियों पर चली जाती है। इन्हें किस रंग से छुपाऊं? उसने अपने चेहरे को गौर से देखा। वही चेहरा, लेकिन चमक कहीं पीछे छूट चुकी थी। कभी यही आईना देखकर घंटों तक तैयार हुआ करती थी मैं, और आज खुद को देखने का भी वक्त नहीं मिलता। तभी बाहर से आवाज आई, रीना चाय उबल रही है बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। रीना कल बुआ जी के पोते का मुंडन है, हम सबको सुबह जल्दी निकलना होगा। अविनाश, मेरी सहेली समीरा का फोन आया था, वो शहर आई है और कह रही थी कि कुछ घंटों के लिए मिल लेते हैं। क्या मैं कल शाम को जा सकती हूँ? तुम भी कैसी बातें करती हो रीना, घर में इतना बड़ा फंक्शन है, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि घर की बहू घर छोड़कर सहेलियों से मिल रही है? अगले किसी रविवार को देख लेना। पिछले 10 सालों से मैं हर रविवार का इंतजार ही तो कर रही हूँ अविनाश। खैर छोड़िए, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अगले दिन मुंडन। अरे रीना, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो, इतनी फुर्ती, पूरे घर का काम अकेले संभाल लेती हो। तुम्हारी सासू माँ तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती। बस जी, आप सबका आशीर्वाद है, करना तो पड़ता ही है। वैसे रीना, सुना था कि तुम्हें सिलाई कढ़ाई का बड़ा ही शौक था, आप कुछ करती हो या नहीं? अब तो बस फटे हुए बटन टाकने और बच्चों की ड्रेस ठीक करने की फुर्सत मिलती है, शौक तो कब के पीछे छूट गए। रात को घर लौटने के बाद मम्मी कहती थी कि नंदे चली जाएंगी तो चैन मिलेगा। वो तो चली गई, पर अब उनकी शादियां, उनके बच्चों के मुंडन और तीज त्योहार ने घर को पहले से भी ज्यादा भर दिया है। काम कम कहाँ हुआ, बस नाम बदल गए। तभी पीछे से उसकी बेटी पिंकी आई और उसके गले लग गई। मम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? बस थकी थी बेटा, सोचा थोड़ी ताज़ी हवा खा लूं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मम्मा, पर मैं सोच रही थी कि पापा कह रहे थे कि मेरी शादी के लिए अभी से लड़के देखने शुरू करेंगे, पर मुझे तो आगे पढ़ना है ना माँ। तू पढ़ना बेटा, तो वो सब करना जो तू करना चाहती है, अपनी माँ की तरह मत बनना कि घर निभाते निभाते खुद को ही भूल जाओ। माँ, आप उदास लग रही हो। नहीं बेटा, बस थकान है, जा तू सो जा, कल सुबह जल्दी स्कूल जाना है ना। पिंकी चली गई, पर रीना वहीं खड़ी रही। उसने सोचा कि जेठानी के बच्चों को पालने से लेकर अब अपने बच्चों की शादियों की चिंता तक उसकी पूरी जवानी बस दूसरों की प्लेट सजाने में निकल गई। उसे याद आया कि सालों से उसने चैन की नींद नहीं ली थी।
हमेशा डर रहता था कि कल सुबह 5 बजे अलार्म बजने से पहले उसे उठना है। माँ आपने तो कहा था कि ससुराल हमेशा थोड़ी ही रहेगा, पर ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो घर भी वही है, लोग भी वही है और मेरी थकान भी वही है। रीना नीचे आई और रसोई में जाकर अगले दिन के नाश्ते के लिए दाल भिगोने लगी। उसे पता था कि कल फिर वही शोर होगा, वही फरमाइशें होंगी और उसे फिर से मुस्कुराकर सबको खुश करना है। सालों का सफर तय करके रीना अब उस उम्र में पहुंच चुकी थी जहां शरीर साथ देने से पहले जवाब देने लगता है, लेकिन घर की रफ्तार अब भी वैसी ही थी। हेलो रीना, कैसी है? बहुत दिनों बाद तेरा फोन आया। सब ठीक तो है ना? हाँ रे समीरा, सब ठीक है। बस आज मन थोड़ा भारी था तो सोचा तुझसे बात कर लूं। तू बता, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी आवाज़ बहुत थकी हुई लग रही है। क्या बात है? यार समीरा, सुबह से बस यही सोच रही हूँ कि हम औरतें ससुराल को निभाते निभाते अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाती हैं। तुझे याद है, शादी से पहले मम्मी कहती थी, देख बेटा, ससुराल हमेशा थोड़ी ही इतना बड़ा रहेगा। नंदे चली जाएंगी, सास ससुर माँ जी की उम्र हो गई है, कुछ समय की बात है, फिर तो अपने हिसाब से रहना। हाँ, अक्सर माँ यही कहकर तसल्ली देती है। पर सच तो ये है यार कि ससुराल कभी खत्म नहीं होता। पहले सासू माँ और बुजुर्गों की सेवा की, फिर जेठानी के तीनों बच्चों को अपना समझ कर पाला। उसके बाद अपने गोलू और पिंकी की जिम्मेदारियां सिर पर आ गई। मुझे लगा था जब बच्चों की शादी हो जाएगी तो शायद मैं चैन की सांस लूंगी। अब तो पिंकी भी अपने घर की हो गई है और गोलू की भी शादी हो गई है। अब क्या हुआ? अब गोलू के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनके स्कूल का टिफिन, उनकी बीमारी और उनकी देखरेख मेरी जिम्मेदारी बन गई है। बहू कामकाजी है तो घर का सारा मोर्चा अभी भी मेरे हाथ में ही है। जेठानी के बच्चों के बाद अब पोते पोतियों को पाल रही हूँ। स्टेशन बदल रहे हैं समीरा, पर मेरी ये गाड़ी कभी नहीं रुकती है। तू अपना ध्यान नहीं रखती रीना, सबको तेरी आदत हो गई है। आदत तो मुझे भी पड़ गई यार। बस कभी कभी जब अकेले बैठती हूँ तो लगता है कि रीना कौन थी, वो तो मैं भूल ही गई। चल, बहू आवाज दे रही है, शायद छोटे वाले को भूख लगी है, बाद में बात करती हूँ। रात का समय था। घर के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में थे। कोई मोबाइल पर लगा था तो कोई टीवी देख रहा था। रीना बालकनी में अकेली बैठी पुरानी फोटो एल्बम के पन्ने पर लट रही थी। ये देखो, ये मेरी शादी की पहले वाली फोटो है। कितनी बेफिक्र थी मैं। रीना ने काले सफेद फोटो पर हाथ फेरा। उस फोटो में एक जवान लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। उसने लंबी चोटी गूंथ रखी थी और हाथ में अपनी वही कॉलेज वाली डायरी पकड़ रखी थी। तभी पीछे से उसका छोटा पोता आरव दौड़ता हुआ आया। दादी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बाबा बुला रहे हैं, उनका चार्जर नहीं मिला है। अभी आती हूँ बेटा, बस ये कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही थी। दादी, ये फोटो में इतनी सुंदर और खुश कौन है? ये कौन सी आंटी है जो इतनी जोर से हंस रही है? कुछ पल के लिए उस फोटो को वो देखती रही। उसकी आंखों के किनारे गीले हो गए। उसे याद आया कि उस दिन उसने कॉलेज के कंपटीशन में पहला इनाम जीता था और वो अपना बुटीक खोलने का सपना देख रही थी। बेटा, शायद ये मैं ही थी। आप तो हमेशा काम करती रहती हो और थक जाती हो। ये आंटी तो बहुत अलग लग रही है। हाँ बेटा, वक्त इंसान को बदल देता है। अब जा, पापा को बोल कि चार्जर उसी मेज की दराज में है जहाँ मैंने सुबह रखा था। आरव अंदर चला गया। रीना ने एल्बम बंद किया और उठकर खड़ी हो गई। उसके घुटनों में दर्द था, पर उसे रसोई में जाकर सुबह के नाश्ते की तैयारी करनी थी, क्योंकि सुबह बहू को ऑफिस और बच्चों को स्कूल जल्दी निकलना था। मम्मी ने सच ही कहा था कि ससुराल हमेशा थोड़ी ही रहेगा। वो तो अब एक घर नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बन चुका है। सासू माँ चले गए, पर उनकी जगह मैं सासू माँ बन गई हूँ। जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, बस कंधा बदल जाता है। रीना रसोई में दाखिल हुई ही थी कि पीछे से उसके गोलू बेटे की आवाज आई। मम्मी, मेरी नीली वाली शर्ट नहीं मिल रही है, कल सुबह मुझे मीटिंग में पहनकर जाना है। आपने कहीं रखी है क्या? अरे वही अलमारी के दूसरे खाने में रखी है। ठीक से देखो तो सही, तुम लोग तो बिना आवाज दिए एक रुमाल तक नहीं ढूंढ पाते। माँ जी, मुन्ने को शायद बुखार लग रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। एक बार आप देख लीजिए ना, रात भर रोएगा तो मैं सो नहीं पाऊंगी, सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम फिक्र मत करो बहू, तुम जाकर अपनी फाइल देख लो, मैं इसे अपने पास ही सुला लेती हूँ। शहद चटा दूंगी तो शांत हो जाएगा। रीना, जरा इधर तो आना, मेरा चश्मा फिर कहीं गुम हो गया है। कितनी बार कहा है कि इसे अपनी जगह पर रखा करो। आप तो सोफे पर ही बैठे थे ना, देखिए वहीं तकिए के नीचे दबा होगा। मेरे पास तो जैसे 4 हाथ और 4 पैर हैं, जो सबकी चीजें ढूंढती फिरूं। दादी, मुझे अभी भूख लगी है, आपने वो वाले लड्डू कहाँ रखे जो कल बनाए थे?
बस 2 मिनट रुका रव, अभी देती हूँ। पहले दादाजी का चश्मा ढूंढ लूं, फिर तेरे लड्डू भी निकालती हूँ और छोटी को भी संभालती हूँ। रीना ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, मम्मी भी ना कहती थी कि वक्त के साथ काम कम हो जाएगा। यहाँ तो एक आवाज चुप होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। क्या कह रही हो रीना, कुछ सुनाई नहीं दिया? कुछ नहीं, बस यही कह रही हूँ कि आ रही हूँ, सबको कुछ मिलेगा, जरा धीरज तो रखो। रीना ने स्टोव पर दूध का पतीला चढ़ाया और फिर से उसी रफ्तार में खो गई। अब उसकी ये नियति बन चुकी थी।